नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय प्लेटफॉर्म सचिन एकेडमी के एप्लीकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? चलिए, मैं आशा कर रहा हूं आप सभी के सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतर ढंग से सचिन एकेडमी के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फटाफट सभी के सभी साथी जो है इस सत्र के साथ, इस सेशन के साथ बनेंगे, ताकि आज की जो कक्षा है, आज की जो क्लास है, इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो पहला यूनिट हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे थे, यानी हम बात कर रहे थे फूड और न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हुए थे, है ना। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हुए थे, पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे हुए थे। न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, या इस यूनिट को हम लोग फूड के नाम से भी जानते हैं। तो इस यूनिट को हमने साथियों कवर अप कर लिया हुआ था। तो अब इस यूनिट के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी आज की क्लास में हम इसके कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए, आप सभी के सभी लोग तैयार होंगे। सो फटाफट क्या बोलते हैं, फटाफट आज के सत्र जो है, इस सत्र को कर लेते हैं प्रारंभ। आज के सेशन का पहला सवाल आपके सम्मुख आता हुआ। चलिए फटाफट ध्यान से सवाल को देखेंगे और इसका उत्तर देंगे। कह रहा है, स्थूलता, ओबेसिटी किसके कारण होती है? व्हाट कॉजेज ओबेसिटी? ठीक है, कह रहा है स्थूलता जो होती है, यह स्थूलता साथियों किसके कारण हमें देखने को मिलती है? ये कह रहा है अत्यधिक खाद्य कैलोरी का भोजन ग्रहण करने से होती है। बाई कंज्यूमिंग फूड विथ एक्सेसिव कैलोरीज, भोजन की कमी से हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ए तथा बी दोनों से। ठीक है, बोथ ए एंड बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, स्थूलता जो होती है, ये स्थूलता किसके कारण देखने को मिलती है? ओबेसिटी के विषय में बात करते हैं। देखो, ओबेसिटी, स्थूलता का तात्पर्य क्या हो जाता है? स्थूलता का तात्पर्य हो जाता है साथियों मोटापा। इसका तात्पर्य क्या हो जाता है? मोटापा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोटापा जो होगा, ये मोटापा किसके कारण हमें देखने को मिलेगा? अगर हम लोग ऐसे भोजन का इंटेक कर रहे हुए हैं जिस भोजन में साथियों क्या है, कैलोरी की मात्रा ज्यादा है। अगर हम लोग अधिकतम कैलोरी को ग्रहण कर रहे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, अधिकतम भोजन को ग्रहण कर रहे हुए हैं, तो इससे हमें क्या होगा? ओबेसिटी देखने को मिलेगी। पहला कह रहा है अत्यधिक खाद्य कैलोरी का भोजन ग्रहण करने से। यस साथियों, जिन भोजन के अंदर कैलोरी की मात्रा अधिक है, अगर इनको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं तो ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। भोजन की कमी, भोजन की कमी से ओबेसिटी थोड़ी होती है। अगर भोजन की कमी होगा साथियों, तो इसकी कमी से माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होगा ना, कुपोषण होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, या कि ओबेसिटी होगी। इसका मतलब यह गलत है। ए और बी दोनों हो भी नहीं सकते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए ऑप्शन जो है इसका हमारे पास राइट आंसर है कि अगर हम लोग ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिस भोजन में कैलोरी की मात्रा अधिक है, तो इससे क्या हो जाएगा? मोटापा जो होगा यह हमें देखने को मिलेगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चले। ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन सा है? इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज जो है, ये सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। मंड जो है, स्टार्च जो है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ए तथा बी दोनों है, बोथ ए एंड बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें से पूछा गया हुआ है हमसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत जो है साथियों, ये क्या है? देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने वहां पर बात किया हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इससे हमें मिलती है तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी जो होती है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से देखने को मिलती है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में बात किया हुआ था। कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में बात किया था, तो हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इसको हमने 3 प्रकारों में बांटा था। एक को कहा था मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला था? मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट बोला था। और इस मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की जब हमने बात की हुई थी, मोनोसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स में हमने बात किया हुआ था
कि जैसे हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज की बात करते हैं, तो इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं ये मोनोसैकेराइड्स में आ जाते हैं। फिर हमने बात किया हुआ था किसके बारे में, डाइसैकेराइड्स के बारे में बात किया था, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो होते हैं ये इनका जब जल अपघटन होता है तो जल अपघटित होकर ये मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के दो अणु देते हैं। जैसे कि हमने मान के चल लीजिए सुक्रोज की बात की हुई थी, सुक्रोज की बात की, माल्टोज की बात की, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट हो गए। और तीसरा जो हमने बात किया हुआ था ये ओलिगो अथवा पॉलीसैकेराइड्स की बात की थी। ठीक है, ओलिगो तथा पॉलीसैकेराइड्स की बात की हुई थी, जिसमें आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं ये साथियों क्या हो जाते हैं, ये टूटकर मोनोसैकेराइड्स के कई सारे अणु देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात किया था कि सेल्यूलोज हो गया हमारे पास, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजेन हो गया, इस तरह से जो होते हैं ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है तो ये भी स्रोत हो जाएगा। मंड स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है तो ये भी स्रोत हो जाएगा। सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन जो है यह सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी जो होगा ये यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर होगा इस सवाल के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोरेसिस किस कारण से होता है? ठीक है, व्हाट कॉजेस फ्लोरेसिस? फ्लोरीन की अधिक मात्रा से होता है, वसा की अधिक मात्रा से होता है, फ्लोरीन की कमी से होता है, वसा की कमी से होता है, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन फ्लोरीन और ड्यू टू लैक ऑफ फैट। फ्लोरेसिस बीमारी जो होती है ये फ्लोरेसिस बीमारी का कारण क्या है हमसे पूछा गया हुआ है। ठीक है, व्हाट कॉजेस फ्लोरेसिस डिजीज? मैंने आप लोगों को अलग अलग खनिज पढ़ाया हुआ था। इनफैक्ट कल ही की क्लास में मैंने आप लोगों से फ्लोरीन के विषय में बताया हुआ था कि फ्लोरीन जो होता है एक ऐसा खनिज होता है जो क्या करता है हमारे शरीर के अंदर इनामिल के निर्माण और दंत क्षरण को क्या करता है, विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। इसके स्रोतों में आप लोगों को बताया था कि ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, पेयजल जो होता है उसमें पाया जाता है या समुद्री भोजन के अंदर पाया जाता है। इवन आप लोगों को बताया था कि जो टूथपेस्ट होता है उस टूथपेस्ट में भी आपको फ्लोरीन देखने को मिलता है। और अगर फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है, दंत क्षरण होना शुरू हो जाता है, टीथ डीके होनी शुरू हो जाती है। और इस बीमारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लोरेसिस के नाम से जानते हैं। तो फ्लोरेसिस हमने कहा था कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाए, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाने से फ्लोरेसिस बीमारी होती है, जो कि हमारे पास कहां पर दिया गया है, पहले ही विकल्प में दिया गया हुआ है, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या है साथियों, राइट आंसर है इस सवाल का। ओके, अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि लंबे व्रत के दौरान सर्वप्रथम, ठीक है, फर्स्ट थिंग ड्यूरिंग अ लॉन्ग फास्ट, ठीक है, लंबे व्रत के दौरान सर्वप्रथम वसा, इसके पश्चात यकृत तथा पेशियों का कार्बोहाइड्रेट तथा अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है। फैट फॉलोड बाय द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लिवर एंड मसल्स एंड फाइनली प्रोटीन इज यूज्ड। भी क्या कह रहा है, पहले कार्बोहाइड्रेट प्रयोग होते हैं, इसके पश्चात वसा तथा अंत में प्रोटीन प्रयोग होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर यूज फर्स्ट फॉलोड बाय फैट्स एंड फाइनली प्रोटीन। सी कह रहा है प्रोटीन के पश्चात लिपिड तथा अंत में कार्बोहाइड्रेट प्रयोग होते हैं। आफ्टर प्रोटीन लिपिड्स एंड फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड। या फिर डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो कौन सा विकल्प जो है, ये विकल्प हमारे पास सही विकल्प है। ठीक है, ओके, चलिए फटाफट जो होता है इसके विषय में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा विकल्प जो है साथियों ये सही विकल्प है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा के उपयोग से पूछा गया हुआ है। तो आप लोगों को बताया था कि एनर्जी प्रोवाइडिंग जो सब्सटेंस होते हैं या एनर्जी प्रोवाइडिंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स के विषय में आप लोगों से बताया था कि ये 3 न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं जिनको हम लोग CPF के नाम से जानते हैं। बताया था ना कि ये 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जिनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी जो होता है हमारी बॉडी गैदर करती है। अब बात करें कि ये एनर्जी किस तरीके से हमें मिलता है, तो सबसे पहले
हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलेगी? इंस्टेंट एनर्जी जो होती है वो हमारे शरीर को मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अभी अभी भी बात किया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो सबसे पहले हमारा शरीर ऊर्जा के लिए किसका उपयोग करता है? कार्बोहाइड्रेट को। इसके बाद हम लोग बात करें तो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है, ये मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है? वसा से मिलती है। तो फिर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फैट का उपयोग करते हैं, वसा का उपयोग करते हैं। प्रोटीन के संदर्भ में मैंने बताया था, ये लाइन भी आप लोगों को लिखवाई हुई थी कि प्रोटीन जो होता है इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंतर्गत क्या हो जाता है? पेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में वसा की कमी होती है या कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तब प्रोटीन का उपयोग शरीर में ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो सबसे अंत में किसका उपयोग हो जाता है? प्रोटीन का उपयोग होता है। अब बस ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि ऑप्शन कहाँ दिया गया हुआ है। तो पहला कह रहा है वसा, इसके पश्चात यकृत तथा पेशियों का कार्बोहाइड्रेट। यहीं गलती हो गया, सबसे पहले वसा नहीं होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होगा। पहले कार्बोहाइड्रेट प्रयोग होते हैं, इसके पश्चात वसा होता है और अंत में प्रोटीन होते हैं। बिल्कुल सही जा रहा हुआ है, प्रोटीन तो पहले होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या मिल रहा हुआ है? राइट आंसर हमारे को बी मिल रहा हुआ है कि सबसे पहले किसका उपयोग हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पश्चात किसका उपयोग किया जाता है? वसा का उपयोग किया जाता है। और सबसे अंत में किसका उपयोग किया जाता है? सबसे अंत में जो होता है वो प्रोटीन का उपयोग किया जाता है साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये सवाल कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से होता है डिजीज अकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है साथियों, या फिर पेलाग्रा रोग हो जाता है, या फिर रक्त लापता एनीमिया रोग हो जाता है, या फिर घींघा हो जाता है। और इसोफेगस लिखा हुआ है, इसको ग्वाइटर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि प्रोटीन जो होता है, इस प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग जो होता है यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज जो होती है यह कौन सी हमें देखने को मिलती है? ठीक है, डिजीज अकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट जो होता है सब्सटेंस है साथियों हमारे शरीर के लिए। इवन जब हम बात करते हैं प्रोटीन को, तो प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का मुख्य निर्माणकर्ता बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मेन मैन्युफैक्चरिंग एजेंट है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंतर्गत जो मसल्स वगैरह होते हैं, हमारी जो पेशियां हैं, उन सभी के निर्माण में क्या हो जाता है? इसका रोल हो जाता है। यहाँ प्रोटीन की कमी से पूछा गया हुआ रोग है। अगर देखिए क्वाशियोरकर सही बैठ रहा है। पेलाग्रा आपको बताया था कि ये जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। रक्त लापता एनीमिया हमने पढ़ा हुआ था, विटामिन B6 में पढ़ा हुआ था, B9 में पढ़ा हुआ था, B12 में पढ़ा हुआ था कि इनकी कमी से एनीमिया होता है। घींघा को हमने कहा देखा हुआ था? इसको हमने जब मिनरल पढ़ा हुआ था, आयोडीन पढ़ा हुआ था, तो आयोडीन में पढ़ा हुआ था कि आयोडीन की कमी के कारण जो होता है वो घींघा होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण, यही हमने पढ़ा हुआ था, है ना? तो यहाँ पर प्रोटीन की कमी से आप लोगों को बताया था 2-3 बीमारियों का नाम। ठीक है, जिन बीमारियों का नाम आपको ध्यान में रखना है, एक तो आप लोग को क्वाशियोरकर बताया था, क्वाशियोरकर बताया हुआ था। एक मैरास्मस बताया हुआ था, मैरास्मस हो जाता है। एक कैचेक्सिया हो जाता है, कैचेक्सिया, कैचेक्सिया हो जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। किसकी? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, कमी से होने वाले रोग हैं। डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ध्यान में रख लेना है। तो क्वाशियोरकर जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है? राइट आंसर है इस सवाल के लिए। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, बच्चों में मुख्य रूप से क्वाशियोरकर हमें बीमारी देखने को मिलती है, ये भी बताया था क्लास के अंदर। कोई भी ऐसा सवाल आप लोग को मिल नहीं रहा है जो क्लास के बाहर का हो, ये सब कुछ पढ़ाया है। अगर ध्यान से आपने क्लासेस को पढ़ा हुआ है तो आपको ये सभी सवाल के उत्तर पता होंगे और आपके सही हो भी रहे होंगे। आगे क्या कह रहा है? मनुष्य के पोषण के संदर्भ में मान्य कथन दे, गिव वैलिड स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, ग्लाइकोजन यकृत में संचित होता है, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लिवर,
नारियल के तेल में आवश्यक वशीय अम्ल हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। अंकुरित दालें फॉलिक अम्ल का स्रोत हैं, ठीक है। स्प्राउटेड पल्सेस आर अ सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। विटामिन के का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है। विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1, 2 और 3 सत्य हैं, 2 और 4 सत्य हैं, 1, 3 और 4 सत्य हैं, ठीक है। और जो है 1, 2, 3 और 4 सत्य हैं। चलिए फटाफट ये मुझे बताइए कि जो यहाँ पर दिया गया हुआ है इन विकल्पों में से साथियों कौन कौन से विकल्प जो हैं ये आपके पास सत्य हैं। चलिए फटाफट तेजी से इसका उत्तर कीजिए साथियों और बताइए मेरे को कि कौन सा आंसर जो है ये आपके अकॉर्डिंग साथियों यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। चलिए फटाफट ओके, चलिए तेजी से आते हैं यहाँ पर बात करते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पर एक एक करके इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले कह रहा है ग्लाइकोजन यकृत में संचित होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो एक्सेस ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में हो जाए तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका लिवर जो होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और ये जो होता है ग्लाइकोजन ये आपके यकृत में और मांसपेशियों में इसका संचय किया जाता है। ये लाइन एग्जैक्टली मैंने आप लोगों के नोट्स में लिखवा रखा है, अगर आप देखेंगे निकाल के तो, ठीक है, कि आपकी मांसपेशियों और यकृत में संचित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये मामला तो सही है। नारियल के तेल में आवश्यक वशीय अम्ल हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है, आवश्यक वशीय अम्ल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने बात किया हुआ था साथियों इंसेंशियल और नॉन इंसेंशियल के बारे में। नॉन इंसेंशियल हमने कहा हुआ था कि जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है, और आवश्यक में हमने कहा हुआ था कि जो बाहर के भोज्य पदार्थों से मिलते हैं। तो फैटी एसिड इसमें होते हैं, सही है। अंकुरित दालें फॉलिक अम्ल का स्रोत हो जाती है, यस साथियों। फॉलिक अम्ल यानी कि विटामिन B9 का स्रोत हो जाती है, सही है। विटामिन के का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है, ये भी सही है। विटामिन के जो होता है ये बताया था, 2 विटामिन जो हैं ये 2 विटामिनों का संश्लेषण हमें साथियों देखने को मिलता है। एक तो आपको बताया था कि विटामिन डी है जो कि बनता है आपकी त्वचा में, स्किन में बनता है, और साथ ही साथ आपको बताया हुआ था कि एक विटामिन के है जो के का आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, आपकी आंतों में। आंतों में आपको बताया भी था कि देखो डीके के नाम से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है, इंटेस्टाइन में होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास क्या जा रहा हुआ है साथियों, तमाम उत्तर जो हैं ये तमाम उत्तर सही चल रहे हुए हैं। 1, 2, 3 और 4, यानी कि किस विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे, डी विकल्प के साथ जाएंगे। डी विकल्प जो है ये हमारे पास राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वह अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है कहलाता है। द अमीनो एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं इनसेंशियल अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं नॉन इनसेंशियल अमीनो एसिड, संश्लेषी अमीनो अम्ल कहते हैं सिंथेटिक अमीनो एसिड कहते हैं, या प्राकृतिक अमीनो अम्ल कहते हैं नेचुरल अमीनो एसिड कहते हैं। कह रहा है वह अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है क्या कहलाता है। आपको पढ़ाया हुआ था जब मैंने प्रोटीन को पढ़ाया हुआ था तो अमीनो अम्ल को इनसेंशियल और नॉन इनसेंशियल अमीनो एसिड्स के आधार पर पढ़ाया हुआ था। तो ये अगेन आपके पास क्या है, एक आसान सा सवाल है आप लोगों के लिए। चलिए फटाफट इसका उत्तर कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट इसका उत्तर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आवश्यक अमीनो अम्ल जो हो जाते हैं, ठीक है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल का संश्लेषण जो हो जाता है, अगर हमने पढ़ा हुआ था कि इनका संश्लेषण जो होता है, इनका संश्लेषण जो आवश्यक इसेंशियल है हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। तो ये बाहर से भोज्य पदार्थों के द्वारा पाए जाते हैं। बोला था कि उल्टा बोलने में कैसा लगता है, उल्टा लगता है, ठीक है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल जो हो जाते हैं इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, शरीर में नहीं होता, ठीक है। यह हमको, ठीक है, यह भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, यह भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है।
पदार्थों से प्राप्त होता है। तो ये तो गड़बड़ हो गया साथियों, ठीक है, ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया साथियों। अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, यस, अनावश्यक अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो हो जाते हैं जिनका हमारा शरीर के द्वारा क्या कर लिया जाता है साथियों, संश्लेषण कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास सही है। संश्लेषीय अमीनो अम्ल और प्राकृतिक अमीनो अम्ल, इस तरीके से तो बताया ही नहीं था। अमीनो एसिड तो आपको दो ही बताया हुआ था, एसेंशियल बताया हुआ था और नॉन एसेंशियल बताया हुआ था। दो ही तरह के तो अमीनो अम्ल बताए हुए थे, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। तो बी उत्तर जो है ये हमारे पास क्या है साथियों, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बी आंसर जो है ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। हाँ, लाइसिन वगैरह के विषय में मैंने बात किया हुआ था, ठीक है। क्लासेस को रेगुलर पढ़ते आ रहे हुए हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लासेस को रेगुलर आपने देखा हुआ है, रेगुलर आपने पढ़ाई की हुई है, किसी वीडियो को मिस नहीं किए हुए हो, तो आपसे आपके पास सारे सवाल बनेंगे और आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो फिर तो तुक्के भिड़ाने के सिवाय आपके पास कोई चारा बचेगा नहीं, है ना। आगे चलते हैं। अधिकांश जीवधारियों के शरीर भार का लगभग 80% भाग होता है। अबाउट 80% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोटीन होता है, खनिज होता है, जल होता है, वसा होता है। चलिए फटाफट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, फैट्स। अधिकांश जीवधारियों के शरीर के का भार का लगभग 80% भाग जो हो जाता है, ये 80% भाग किसका बना हुआ है साथियों। चलिए तेजी से इसका उत्तर करेंगे। ओके, फटाफट। ये भी कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ये भी कल की क्लास में आप लोगों के साथ जब डिस्कशन हुआ था तो मैंने बताया हुआ था कि मानव शरीर का लगभग जो होता है 60 से 80% हिस्सेदारी जो होती है यह कौन बनाता है साथियों, जल बनाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताया हुआ था कि ये जो जल होता है, इस जल में कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता, कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें कि जल से हमारे पास साथियों किस तरह की कितनी ऊर्जा मिल रही है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है साथियों, मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। शुद्ध जल जो होता है ये न तो साथियों अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है। तो शुद्ध जल जो होता है ये कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि किससे बना हुआ है, जल से मिलकर बना हुआ है। तो सी ऑप्शन के साथ जो जो विद्यार्थी चल रहे हुए हैं, उत्तर जो है यह बिल्कुल सही है। कल ही की क्लास में हमने इसको देखा था, पढ़ा था, समझा था। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़े। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। शुगर के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, किस फॉर्म में साथियों, इन द फॉर्म ऑफ शुगर पूछ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। देखो सबसे पहले कि शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होगा, ये दिमाग में हमेशा डाल के रखो कि जब भी संग्रह की बात की जाएगी, स्टोरेज की बात की जाएगी, तो स्टोरेज जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमेशा किस फॉर्म में हो जाता है, वो हमेशा पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब भी संग्रह की बात की जाएगी तो संग्रह हमेशा किस फॉर्म में होगा, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रख लेना है, पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में यह हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम शुगर की बात करते हैं, ठीक है, चीनी जो होता है, शुगर जो हो जाता है, ये डाइसैकेराइड होता है, ये डाइसैकेराइड्स होता है। तो ये तो ऐसे ही गड़बड़ निकल गया। अगर हम लोग बात करें स्टार्च की या ग्लूकोज की, ग्लूकोज जो होता है ये कैसा हो जाता है, मोनोसैकेराइड्स होता है, मोनोसैकेराइड्स हो जाता है। तो यह भी गड़बड़ हो गया। अब आपके पास बचा पॉलीसैकेराइड में स्टार्च बचा और ग्लाइकोजन बचा। तो स्टार्च जो होता है, ठीक है, जो स्टार्च जो होता है, ठीक है, स्टार्च जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पादपों का संचित भोजन बोलते हैं। तो जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में फूड स्टोर्ड किसके रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में। यह जो होता है स्टोर्ड फूड ऑफ, ठीक है,
स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स होता है, फूड ऑफ प्लांट्स होता है, पादपों का संग्रहित भोजन होता है, पादपों का संग्रहित भोजन होता है, संग्रहित भोजन होता है। ठीक है, इसका मतलब यह भी हमारे पास क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बचा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण जो हो जाता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो जाता है, जो कि हमारे लिवर या जो हमारी मसल्स होती है इन मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल। क्या बोला जाता है, स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल बोला जाता है। ठीक है, एनिमल्स बोला जाता है, जंतुओं का संग्रहित भोजन बोला जाता है। जंतुओं का संग्रहित भोजन बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर फीलिंग फैटिग्यू इन मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हार्ड फिजिकल वर्क। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट के कारण हो जाता है, स्लाइटली ब्रेकेज ऑफ मसल्स फाइबर, ग्लूकोज के अवक्षय के कारण होता है, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, या लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है। कह रहा है अगर लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य कर रहे हुए हैं तो मांसपेशियों में जो हो जाता है, यह मांसपेशियों में क्या हो जाता है, थकान का अनुभव होता है। तो ये थकान का अनुभव होने के पीछे का कारण क्या होता है। देखो, सबसे पहले यह ध्यान में रखा करो कि कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को करने के लिए आपके शरीर को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा किससे मिल रही है, ग्लूकोज से मिल रही है। ग्लूकोज टूट रहा है, एनर्जी बना रहा हुआ है, और ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसमें ग्लूकोज को पहले ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुविक अम्ल को जलाकर एनर्जी निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जब हम लोग एकाएक कोई व्यायाम करते हैं या कठोर कार्य करते हैं तो उस समय हमारे शरीर को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते जो हमारी मांसपेशियां होती है, इस मांसपेशियों में क्या हो जाता है, अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और अवायवीय श्वसन में जो हो जाता है, यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण थकान भी होगा। कई बार क्या हो जाएगा, जो मांसपेशियां होती है, इस मांसपेशियों में ऐंठन भी आ जाती है, क्रैम्प भी आ जाती है, ऐंठन भी आ जाती है, क्रैम्प आ जाती है। ठीक है, तो यह किसके कारण हो जाता है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। और ये लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है, इसका एक्यूमुलेशन जो हो जाता है ये हमारे मसल्स के अंदर हो जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। ओके ओके, अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल ये है हमारे पास कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, एचजी में, एमएम में, एमजी के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, या ग्राम प्रति लीटर में। एचजी इन एमएम, इन एमजी पर डेसीलीटर, इन पार्ट्स पर मिलियंस, या इन ग्राम पर लीटर। रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है साथियों, ये ग्लूकोज के स्तर को हम लोग साथियों किस तरीके से मापते हैं, किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को, ये सवाल आप लोगों से पूछा गया हुआ है। चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा यह क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो, जो आपके पास रक्त में ग्लूकोज का स्तर होता है, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल होता है, इसको रक्त में हमेशा ध्यान में रख लेना कि रक्त की जो मात्रा होती है, ऐसी नहीं कि कंप्लीट रक्त में लेना, छोटी सी मात्रा ली जाती है, और वो मात्रा हमेशा किस में ली जाती है, डेसीलीटर में ली जाती है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग मापते हैं कि 1 डेसीलीटर में कितना जो है
मिलीग्राम मात्रा है, ठीक है। तो mg पर dl में मापा जाता है, mg पर dl। mg क्या हो गया, मिलीग्राम हो गया, dl क्या हो गया, पर डेसीलीटर हो गया, ठीक है। तो mg प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है इन mg पर डेसीलीटर। तो बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ठीक है। HgMM में ये प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। जो HgMM में देखते हो ना, ये क्या होता है, ये प्रेशर को मापते हैं, जो ब्लड का प्रेशर मापते हो, ठीक है। रक्त दाब जो मापते हो, जैसे आप लोग पढ़ोगे आगे, जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वो कितना होता है, 120/80 mm Hg के प्रेशर के बराबर होता है। तो ये mm Hg में जो मापा जाता है ना, ये प्रेशर होता है, ये ब्लड प्रेशर होता है। जबकि इसने ब्लड प्रेशर को नहीं पूछा हुआ था, इसने पूछा हुआ था कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल, कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है। तो ग्लूकोज का लेवल जो हो जाता है, ठीक है, वो ग्लूकोज का लेवल हम किस में मापते हैं, ये प्रति डेसीलीटर में मापते हैं। ओके, अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं। 10, 15, 20 या 25, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, ठीक है। फटाफट इसका उत्तर देंगे, ठीक है, कि प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल। सीधा सीधा सवाल है, सब कुछ क्लास के अंदर जो है ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया हुआ था। तो इसमें आपको बताया हुआ था कि आपके शरीर के निर्माण में अगर बात करेंगे कि कुल अमीनो अम्ल जो हैं, ठीक है, शरीर के लिए, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितना पढ़ाया था आप लोगों को, अमीनो अम्लों की संख्या ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ था मैंने कि कितनी होती है, 20 होती है, 20 होती है। लेकिन बताया था कि ये 20 अमीनो अम्ल जो होता है आपका शरीर नहीं बनाता है। इसमें अगर हमने सीखा हुआ था कि शरीर द्वारा निर्मित अमीनो अम्ल, शरीर द्वारा निर्मित, जिनको कि शरीर हमारा बनाता है, जिसको कि हम नॉन इसेंशियल बोल रहे थे, शरीर द्वारा निर्मित जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 10 होती है। और बाहर से जो भोज्य पदार्थ से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, भोजन से प्राप्त, भोजन से प्राप्त जो होते हैं, इनकी संख्या हमारे पास कितनी होती है, 10 अमीनो अम्ल होते हैं। इस तरीके से 10 और 10 टोटल कितने होते हैं, टोटल 20 होते हैं। तो कितने अमीनो अम्ल की जरूरत होती है, 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हमारे पास क्या है, 20 जो है अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 जो होता है इसका निर्माण शरीर करता है, और 10 जो होता है ये हमें जो होता है साथियों मिलता है। बताया था ना, आवश्यक और अनावश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के नाम से हमने पढ़ा हुआ था इसको। ओके, अगले सवाल की तरफ चले। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ठीक है। प्रोटीन से होता है, वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, विटामिन से होता है। फ्रॉम विच आर टिश्यू फॉर्म्ड इन द बॉडी, ठीक है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है, टिश्यू का निर्माण जो होता है, यह किसके द्वारा होता है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे। प्रोटीन के द्वारा होता है, वसा के द्वारा होता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है, या विटामिन के द्वारा होता है। ऊतकों के निर्माण में बड़ा रोल जो है यह किसका हमें देखने को मिलता है। ओके, फटाफट। ओके, तो ऊतक का मतलब क्या हुआ, ऊतक का मतलब क्या हुआ, ऊतक का मतलब हुआ साथियों कोशिकाओं का समूह। कोशिकाएं होगी, ऊतक बनेगी, ऊतक जो होगा वो अंग बनाएगा, अंग जो होगा वह क्या बनाएगा, तंत्र बनाएगा, और तंत्र से संपूर्ण शरीर बनेगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी किसको कहा जाता है, ये बार बार बताया था कि शरीर का निर्माणकर्ता किसको कहा जाता है, शरीर का निर्माणकर्ता, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, तो ये हमने किसको कहा था, प्रोटीन को कहा था, कि प्रोटीन जो होते हैं इनको शरीर का मुख्य निर्माणकर्ता कहा जाता है। किनको कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। सो राइट आंसर हमारे पास क्या है, प्रोटीन जो है ये हमारे पास राइट आंसर है। ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास राइट आंसर है। तो प्रोटीन जो होता है ये शरीर का
मुख्य निर्माणकर्ता हो जाता है। तो चाहे हम लोग कोशिकाओं के निर्माण की बात करें, ऊतकों के निर्माण की बात करें, प्रोटीन होगा। अगर हमसे ऊर्जा के बारे में पूछा जाएगा, इंस्टेंट एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या देते हैं? ये तुरंत ऊर्जा देते हैं। ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। इंस्टेंट एनर्जी इनसे मिल जाता है, ठीक है। वसा जो होता है, इस वसा से मैक्सिमम एनर्जी मिलता है, सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है, मैक्सिमम एनर्जी मिलता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन जो था, इसको बताया हुआ था, ये विटामिन जो होते हैं ये ऊर्जा तो हमें देते नहीं है, ये जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंतर्गत क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करते हैं। तो ये किसका काम करते हैं? उपापाच्य नियंत्रक का काम करते हैं। उपापाच्य नियंत्रक का काम करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या है? प्रोटीन जो है हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? स्वास्थ्यकर आहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, स्वास्थ्यकर आहार के बारे में, ठीक है। ओके, तो ये आपसे पूछा गया हुआ है कि इसमें से सही कथन कौन सा है? भोजनों के बीच उच्च ऊर्जा देने वाले अल्पाहार नियमित खाना स्वास्थ्यकर है क्योंकि यह बहुतायत में ऊर्जा और विटामिन प्रदान करता है। फल और सब्जियों को पसंद करना अच्छा होता है क्योंकि उनमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। सी कह रहा है संतुलित आहार में वसा और प्रोटीन की बहुतायत के साथ साथ अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और रेशा होना ही चाहिए, ठीक है। और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम मात्रा के साथ अपर्याप्त मात्रा में जल और रेशा से स्वास्थ्यकर आहार बनता है। अंग्रेजी वाले जो साथी हैं इसको देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ हेल्दी डाइट इज करेक्ट? ठीक है, ये हमसे कह रहा है ईटिंग हाई एनर्जी स्नैक्स रेगुलरली बिटवीन मील्स इज हेल्दी बिकॉज इट प्रोवाइडेड plenty of energy and vitamins. B क्या कह रहा है? It is good to like fruits and vegetables because they contain high amount of energy. C क्या कह रहा है? A balanced diet should contain plenty of fat and protein along with minimum carbohydrate and fiber. और D कह रहा है a healthy diet consists of optimal amounts of fat, protein, carbohydrates with insufficient amount of water and fiber. ठीक है, तो हेल्दी डाइट के संदर्भ में इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है, ये कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास सही स्टेटमेंट है? ठीक है, हेल्दी डाइट के संदर्भ में पूछा गया हुआ है। ओके, एक एक करके इन पर विचार करते हैं। सबसे पहला करा कि भोजनों के बीच उच्च ऊर्जा देने वाले अल्पाहार नियमित खाना स्वास्थ्यकर है क्योंकि यह बहुतायत में ऊर्जा और विटामिन प्रदान करता है। भोजनों के बीच में उच्च ऊर्जा देने वाले अल्पाहार मतलब कि आप नाश्ता भी कर रहे हैं, आप लंच भी कर रहे हैं, आप डिनर भी कर रहे हैं, उसके बीच बीच में और ठूसते रहिए और ठूसते रहिए, तो यह क्या होगा? आपके लिए स्वास्थ्यकर होगा। स्वास्थ्यकर थोड़े होगा भाई, पहले तो 3 तो तुमने भोजन ऑलरेडी कर ही लिया कि नाश्ता कर लिया, लंच कर लिया, डिनर किया, और ज्यादा ठूसोगे तो मोटे ही तो होगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। फल और सब्जियों को पसंद करना अच्छा होता है क्योंकि उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। फल और सब्जियों में ऊर्जा नहीं होती है। फल और सब्जियां जो होती है ये खनिज और रेशों का स्रोत होती है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये खनिज तथा रेशों का ज्यादा स्रोत है। तो ये जो है ये भी गड़बड़ है। संतुलित आहार में वसा और प्रोटीन की बहुतायत के साथ साथ अल्पत्य कार्बोहाइड्रेट और रेशा होना चाहिए, ठीक है। वसा ज्यादा होना चाहिए। अगर संतुलित आहार कह रहे हो वसा ज्यादा होगा तो फैटी हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, ये गलत हो गया। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम मात्रा के साथ अपर्याप्त मात्रा में जल और रेशा से स्वास्थ्यकर आहार बनता है, बिल्कुल सही है। ऑप्टिमम अमाउंट में होना चाहिए। सारे कैसे होने चाहिए? एक संतुलित मैनर में होने चाहिए, एक ऑप्टिमम अमाउंट में होने चाहिए, और साथ ही साथ जल भी चाहिए, रेशा भी चाहिए। तो डी विकल्प जो है वो हमें सबसे सही क्लियर विजन दे रहा हुआ है। किसके बारे में? एक हेल्दी डाइट के बारे में सही विजन हमें दे रहा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो डी जो है वो डी राइट आंसर है। ओके,
अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ये हमसे कह रहा है पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। ठीक है, इन व्हाट फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, क्रमशः सेल्यूलोज और ग्लूकोज के रूप में, सेल्यूलोज एंड ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च एंड ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च एंड ग्लूकोज रेस्पेक्टिवली, या क्रमशः सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए फटाफट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ओके, पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये किस रूप में संग्रहित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया हुआ है, यहाँ पर जो है दो ऑप्शन एक ही जैसे बनाए गए हुए हैं। बी और सी ऑप्शन को देखिए, लिखा है क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, सी भी लिखा है क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों ये है, इसको कर लेते हैं क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ग्लूकोज लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको बदल देते हैं, ग्लाइकोजन कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इसको कर लेते हैं, ग्लाइकोजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसे थे। अब सारे जो हो गए ये अलग अलग ऑप्शन हो गए, और अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास राइट आंसर जो है, ये राइट आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है, अभी अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, थोड़े एक सवाल पहले ही आप लोगों को बताया हुआ था। कहाँ पर बताया हुआ था, अभी बता कर गया हुआ था। ठीक है, अब भाई कुछ गधे हैं कि जिनको जितने बार भी बता दोगे ये तब भी वही गलती करेंगे, है ना। तो कितने बार भी इनको बता दो, ये जो होंगे वो गलती सेम ही करेंगे। ठीक है, सेम ही गलती करेंगे। अभी अभी मैंने इसी क्लास में आपको बताया हुआ था, देखो यहाँ पर बताया हुआ था कि पादपों का संग्रहित भोजन क्या होता है, स्टार्च होता है, और जंतुओं का संग्रहित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। अभी अभी मैं बता कर गया था, लेकिन कुछ इतने बड़े वाले गधे हैं ना, इतने बड़े वाले गधे हैं, वो जीवन भर गधे रहेंगे। शिक्षक उनको पढ़ा पढ़ा के हार जाएगा, लेकिन वो जीवन भर ही गधे रहेंगे। तो यहाँ पर किसको दिया गया है, पहले पौधे को दिया गया है और फिर किसको दिया गया हुआ है, प्राणियों को दिया गया है। तो पौधे में किस रूप में आता है, स्टार्च के रूप में आता है, और प्राणियों में किस रूप में आता है, ग्लाइकोजन के रूप में आता है। तो देख लो स्टार्च और ग्लाइकोजन कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो सी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड अप्रोक्सीमेटली बी इंक्लूडेड इन अ बैलेंस डाइट। सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो सी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड अप्रोक्सीमेटली बी इंक्लूडेड इन अ बैलेंस डाइट। तो कह रहा है यहाँ पर बैलेंस डाइट के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, ये कह रहा है 1/5 भाग प्रोटीन होना चाहिए, वसा 3/5 भाग और 1/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 3/5 भाग प्रोटीन होना चाहिए, वसा 1/5 भाग होना चाहिए, 1/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 1/5 भाग प्रोटीन होता है, 1/5 भाग वसा होता है, 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होता है, 1/2 भाग प्रोटीन होता है, वसा 1/4 भाग और 1/4 भाग कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, चलिए फटाफट यहाँ पर ऑप्टिमली मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर मोटे तौर पर देखा जाएगा तो भोजन में सबसे ज्यादा जो हो जाता है बैलेंस डाइट के अंतर्गत, सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे पास लगभग 60% होता है। वसा जो होती है, ये वसा हमारे पास, तो फैट जो होती है ये लगभग आपके पास 25% होती है, और प्रोटीन जो होता है ये लगभग कितना हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन जो हो जाता है ये लगभग आपके पास 15% होता है। ठीक है, तो ये लगभग एक हम लोग मोटा सा डेटा याद रखते हैं कि इस तरीके से हमारे पास देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसने कह दिया है 1/5 भाग प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन कितना हो गया, 20% हो गया। 3/5 भाग वसा, वसा 3 बटा यानी 300
100 गुने 3, 300/5, 5 छक्का 30, 60% वसा कर दिया। वसा 60% नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो यह गलत हो गया। आगे देखिए 3/5 भाग प्रोटीन। प्रोटीन को इस बार इसने क्या कर दिया है, 60% कर दिया हुआ है, तो यह भी गड़बड़ हो गया। आगे बात करें 1/5 भाग प्रोटीन, लगभग 20% प्रोटीन हो गया। वसा को भी कितना कर दे रहा है, 20% कर दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट को 3/5 भाग कर रहा है, 60% कर रहा है, तो ये डेटा इसके सबसे नजदीक है, तो ये इसको सही मान के चल ली। 1/2 भाग प्रोटीन, 50% प्रोटीन थोड़े होता है, प्रोटीन 15%, 15 से 20% के आसपास होता है। तो सी ऑप्शन जो है, ये सी ऑप्शन हमारे पास राइट मिल रहा हुआ है। कौन सा राइट मिल रहा हुआ है, सी ऑप्शन जो है ये हमसे हमारे पास राइट मिल रहा हुआ है, तो सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। ये सवाल हमसे कह रहा हुआ है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? Which of the following element is essential for impulse transmission in nerve fiber? कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम हो जाता है, आयरन हो जाता है, जस्ता हो जाता है, ठीक है, या फिर लौ हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट। तो ये हमसे कहा हुआ है कि कौन सा, ठीक है, कौन सा जो है हमारे पास साथियों तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आवेग संचरण के लिए कौन सा तत्व जो हो जाता है तंत्रिका तंतु में, यह आवश्यक होता है। फटाफट, जब मैंने आप लोगों से बात किया हुआ था किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में, तो सबसे पहला मिनरल आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ था, आपको पढ़ाया हुआ था सोडियम और पोटेशियम। जाकर अपना अपना नोटबुक खोल लीजिए, अगर नोट्स बनाते हैं तो, सीरियसली पढ़ते हैं तो। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स को मजाक करने के लिए खरीदते हैं, टाइम पास करने के लिए खरीदते हैं, तो उनके लिए नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने नोट्स बनाया होगा, वो नोट्स अपना खोल के चेक कीजिएगा। सबसे पहला खनिज आपको पढ़ाया था सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम में आपको पढ़ाया हुआ था मैंने कि जो होता है ये तंत्रिका तंतु में आवेगों के संचरण में जो लिखवाया हुआ है कि विद्युत जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में, ठीक है, विद्युत आवेगों के रूप में करते हैं। तो किसको हमने पढ़ा हुआ था, सोडियम और पोटेशियम को। कैल्शियम हड्डी के निर्माण में होगा, लोहा जो होगा ये मुख्य रूप से आपके पास रक्त निर्माण में होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, सोडियम जो है हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, सोडियम। अगर हिंदी में दे रहे हैं तो बी आंसर है, इंग्लिश में दे रहे हैं तो सी आंसर है। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया हुआ है, तो हिंदी के अनुसार से बी हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा। मतलब आंसर कौन सा है, सोडियम आंसर है, Na। ओके, अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल हमारे पास क्या रहा हुआ है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स? कैल्शियम का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन सी का। कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी। देखो मिल्क जो होता है, इस मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, मिल्क जो है इस मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, मिल्क जो होता है इस मिल्क को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, कंप्लीट फूड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड बोलते हैं, एक संपूर्ण आहार बोलते हैं साथियों। हम लोग कहते हैं कि सारी चीजें जो होती है ये मिल्क के अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन इसने पूछा है कि कौन सा ऐसा इसमें पदार्थ है जिसका मिल्क जो है वो क्या है, दुर्बल स्रोत है साथियों। तो याद रखा कीजिए, कैल्शियम जो है ये मिल्क के अंदर पाया जाता है, तो यस मिल्क जो होगा वो कैल्शियम का स्रोत होगा। प्रोटीन तो मिलता ही है, कार्बोहाइड्रेट भी, विटामिन सी नहीं मिलता है, ये आपको बताया हुआ था। विटामिन जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि मिल्क को हर जगह लिख सकते हो, विटामिन सी में मत लिखना। रीजन साफ है कि जो दुग्ध होता है इसमें जो अम्ल पाई जाती है, ये अम्ल पाई जाती है लैक्टिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें, इसमें साथियों पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो होती है यह हमें देखने को मिलती है, जबकि विटामिन सी जो होता है ये कौन सा अम्ल होता है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि दूध के अंदर उपस्थित नहीं होता है, दूध के अंतर्गत उपस्थित नहीं होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया, डी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है इस सवाल के लिए। ठीक है, ओके, आगे चले। निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ठीक है,
कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क? एग्लूटिनिन पाई जाती है, ठीक है, केसिन पाई जाती है, मायोसिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है। दुग्ध जो है, इस दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क? ठीक है, इनमें से दूध के अंदर साथियों कौन सी प्रोटीन जो होती है ये आपको पाई जाती है, ठीक है। ये देखो, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमे का मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, ये आपको रक्त में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? रक्त में देखने को मिलता है, ब्लड में देखने को मिलता है। मायोसिन जो होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होता है, ये हमारे मसल्स के अंदर पाया जाता है, हमारे पेशियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेशियों में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन जो होती है ये मिल्क में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, ठीक है। केसिन प्रोटीन जो होती है ये दूध के अंदर पाई जाती है। एग्लूटिनिन ये रक्त के थक्का बनाने वाला प्रोटीन है, रक्त का थक्का बनाने वाला होता है, ठीक है। तो केसिन जो है, ये केसिन राइट आंसर है, ठीक है। केसिन प्रोटीन जो होती है ये मिल्क के अंदर पाई जाती है। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल हमसे कह रहा हुआ है कि पीलिया जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है, ठीक है। कह रहा है अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। अग्न्याशय होता है, अमाशय होता है, यकृत होता है, छोटी आंत होती है, पैंक्रियाज, स्टमक, लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन। जॉन्डिस जो रोग होता है, इस जॉन्डिस रोग में शरीर का कौन सा अंग जो होता है ये दुष्प्रभावित हो जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट तेजी से बताइए। हाँ जी, तेजी से। जॉन्डिस जो अंग जो हो जाता है ये आपके पास साथियों दुष्प्रभावित हो जाता है या प्रभावित हो जाता है, जिस पर बैड इफेक्ट जो होता है ये आपको साथियों देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे, तेजी से इसका आंसर करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे। ओके, चलिए, तो आपके शरीर का, ठीक है, आपके शरीर जो है, आपके शरीर का वह अंग जो सबसे ज्यादा कार्यशील अंग है यकृत होता है साथियों। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन भी यही होता है। ये यकृत जो होता है, ध्यान में रखिएगा, ये यकृत जो होता है यह क्या बनाता है? ये पीत रस बनाता है। क्या बनाता है? पीत रस बनाता है। ये जब डाइजेशन आप लोग पढ़ेंगे तब भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बाइल जूस बनाता है। ये जो पीत रस होता है साथियों, ये हल्का पीले तथा हरे रंग का होता है। कैसा होता है ये पीत रस? ये पीत रस जो होता है ये हल्के, ठीक है, पीले तथा हरे रंग का होता है, पीले तथा हरे रंग का होता है, ठीक है। तो इसका जो पीला रंग होता है, इसमें जो वर्णक पाया जाता है, इस वर्णक का नाम होता है बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण यह पीले रंग का होता है। बिलीरुबिन नाम का वर्णक पाया जाता है जो इसका पीला रंग बनाता है। और इसका हरा रंग जो होता है, इसके लिए इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इसमें बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। तो यही जो पीत रस है, इसमें बिलीरुबिन का सिक्रेशन अगर बढ़ जाए, जो कि पीला रंग बना रहा था, ये जो बिलीरुबिन है, इस बिलीरुबिन का सेक्रेशन अगर बढ़ जाता है तो पीलिया बीमारी होती है। और इसमें सर्वाधिक जो प्रभावित अंग है ये कौन सा हो जाता है? लिवर हो जाता है। लिवर जो हो जाता है, यकृत जो हो जाता है, ये यकृत सर्वाधिक प्रभावित होता है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलें। ये कह रहे हैं कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि, ठीक है, डॉक्टर एडवाइस दैट वी शुड बी मेड आवर फूड। लिवर जो हो जाता है, यकृत जो हो जाता है, ये यकृत घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि, ठीक है, डॉक्टर एडवाइस दैट वी शुड बी मेड आवर फूड इन ऑयल रेदर देन वेजिटेबल घी बिकॉज, ठीक है, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, ठीक है। ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, तेल में संतृप्त वसाएं होती है, ऑयल कंटेन्स सैचुरेटेड फैट, तेल का संग्रह आसान है, कलेक्शन ऑफ ऑयल इज इजी, तेल सस्ता है, ऑयल इज चीप, ठीक है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके पीछे का रीजन जो है साथियों, इसके पीछे के रीजन क्या है, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ओके,
मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब वसा पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, तो वसा को बताया था कि ये वसा जो होती है ये दो तरह की हो जाती है। एक हमारे पास हो जाती है जंतु वसा, जंतु वसा हो जाती है, एनिमल फैट हो जाती है, एनिमल फैट हो जाती है। और दूसरा जो हो जाता है ये कौन सा हो जाता है, वनस्पति वसा हो जाती है। क्या हो जाती है, वनस्पति वसा हो जाती है, वेजिटेबल फैट हो जाता है। क्या हो जाता है, वेजिटेबल फैट हो जाता है। ओके, तो जंतु वसा जो होती है इसमें इस जंतु में जो वसाएं पाई जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त वसा बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, संतृप्त वसा बोलते हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड बोलते हैं। और जो पादप वनस्पति से जो वसा प्राप्त होती है इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। और असंतृप्त वसा हमेशा ज्यादा होनी चाहिए हमारे भोजन में, क्योंकि अगर संतृप्त वसा की मात्रा ज्यादा होगी तो ये संतृप्त वसा क्या हो जाएगा, संतृप्त वसा जो होगा ये कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट में बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट संबंधित डिजीज जो होंगी, हार्ट अटैक के केसेस जो होंगे वो बढ़ेंगे। तो इसमें पूछा हुआ है कि वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में जो हो जाता है ये कैसा हो जाता है, असंतृप्त वसाएं होती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा हमारे पास क्या होनी चाहिए साथियों, अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा हमारे भोजन में ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है पर्णहरित का प्रकार है, टाइप ऑफ क्लोरोफिल है, क्लोरोफॉर्म का प्रकार है, टाइप ऑफ क्लोरोफॉर्म है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है, फैटी अल्कोहल प्रेजेंट इन एनिमल फैट, क्रोमियम लवण है, क्रोमियम साल्ट है। अभी पिछला सवाल आपको बताया हुआ था, तो पिछले सवाल से ही आप इसका उत्तर निकाल सकते हो आसानी से कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। अभी अभी आपको बताया हुआ था कि अगर जंतु वसा का ज्यादा मात्रा में हम लोग सेवन करेंगे तो इस स्थिति में हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, हमारे पास हार्ट अटैक के केसेस जो होंगे वो हार्ट अटैक के केसेस हमारे पास बढ़ जाएंगे। ओके, तो जंतु में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। तो सी ऑप्शन क्या है, ये सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर है इस सवाल के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यूनिट अपना खत्म किया हुआ था किसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स का यूनिट खत्म किया हुआ था, और उसके कुछ सवालों को हमने देखा आज के सेशन में। कल जो होगी हमारी इस वीक की लास्ट क्लास होगी, लेकिन कल तो बायोलॉजी है नहीं, तो कल हम अपने केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कल केमिस्ट्री की क्लास होती है। बाकी नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलेंगे फिर बायोलॉजी के साथ, तो वहां पर फिर हम लोग नए यूनिट की शुरुआत करेंगे, नए क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो समय समाप्त हो गया हुआ है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली कक्षा में। धन्यवाद।